हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ये बड़े मजेदार ऑपरेटर होते हैं। जनरली हमने जो आज तक ऑपरेटर पढ़े हैं, जैसे अर्थमेटिकल पढ़े हैं, हमने रिलेशनल पढ़े हैं, हमने लॉजिकल पढ़े हैं। जनरली ये सभी जो ऑपरेटर है उनको हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग होती है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है, उसके लिए बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, ये जो ऑपरेटर है बिटवाइज, ये लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये लो लेवल प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग को हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। अभी कैसे काम करती है, क्या होती है, चलिए इसके बारे में फटाक से देख लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कि इस बिटवाइज ऑपरेटर में क्या छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये जितने भी बिटवाइज ऑपरेटर है हमारे पास में, बिटवाइज ऑपरेटर को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। तो ये सभी लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों ना इस चीज को, लो लेवल प्रोग्रामिंग ऑपरेटर। ठीक है, अब ये करते क्या है, ये जहां पे भी लो लेवल प्रोग्रामिंग या जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग, वहां इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों ये काम करते हैं बिट्स के ऊपर। किस पर काम करते हैं? ये बिट्स पर काम करते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बिट वाइज। बिट्स के अकॉर्डिंग काम करने वाले या बिट्स के ऊपर काम करने वाले जो ऑपरेटर होते हैं, उसी वजह से उसको नाम ये मिला है बिटवाइज ऑपरेटर। और जब हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं तो इनका यूज सबसे ज्यादा आता है। अब लो लेवल प्रोग्रामिंग या सिस्टम जो प्रोग्रामिंग हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो होती क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक समझ लेते हैं कि भाई ऐसी प्रोग्रामिंग जो कि हार्डवेयर के लिए काम कर रही हो, या ऐसे जो सिस्टम प्रोग्राम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर हो गया, ऐसा कोई प्रोग्राम आप लोग बना रहे हैं, या कोई ग्राफिक्स का प्रोग्राम हो गया ना, जिसको हम लोग कहते हैं ना कंप्यूटर ग्राफिक्स, उसके प्रोग्राम हो गए, या कोई इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का प्रोग्राम हो गया। तो इन सारी प्रोग्रामिंग की जो हम होती है, जिनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें मशीन से इंटरेक्ट करना पड़ता है, मशीन पर जो हमारा काम हो रहा है उससे इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स है, उसमें नंबर 1 पर फीचर्स हमारे पास में आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर ऐसा नहीं दोस्तों कि दुनिया की हर लैंग्वेज में अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो कुछ लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, और जिस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो वो लैंग्वेज आपको अलाउ करती है कि आप लोग वहाँ पर सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकें। तो सी में ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है, बहुत अच्छे से प्रॉपर इसको बनाया गया है, उसको अच्छे से काम किया गया है, ताकि हम लोग सी के अंदर एक बेहतर लो लेवल प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम अच्छे से लिख सके। तो दोस्तों जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास में जो ग्राफिक्स होते हैं, है ना, कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो हमारे पास में ग्राफिक कार्ड होते हैं, उसमें जो प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वहाँ मोस्टली काम बिट्स पर होते हैं। तो ये डायरेक्टली सीधा बिट्स पर काम करता है। ठीक है, और दूसरी ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है, वो सिस्टम डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कंपाइलर टू कंपाइलर जब हम लोग बिट लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं दोस्तों, तो इट मे बी पॉसिबल कि हमारा ये जो बिट्स लेवल ऑपरेटर है, ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी कर सकता है इनके आउटपुट्स। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा फोकस रखना पड़ता है कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, अदरवाइज पोर्टेबिलिटी का बहुत इशू आएगा। पोर्टेबिलिटी का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो प्रोग्राम होते हैं, जो एक मशीन पर जो बिहेव करता है, और वही प्रोग्राम अगर दूसरी मशीन पर कुछ और वे से बिहेव करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन पोर्टेबिलिटी। तो नॉन पोर्टेबल प्रोग्राम होना बहुत ही गलत है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम पोर्टेबल रहे, मतलब एक प्रोग्राम जो इस मशीन के लिए जो चल रहा है, वही प्रोग्राम उस मशीन के लिए सेम वे से चले, सेम आउटपुट के साथ चले। तो ऐसा करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने प्रोग्राम के ऊपर ध्यान दें। लैंग्वेज तो ध्यान देगी, साथ साथ हमारे पास में कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि हमें इस पर ध्यान देना पड़ता है कि यार यहाँ पर हम लोग ये करेंगे तो हमें एक पोर्टेबिलिटी का इशू क्रिएट नहीं होगा। तो सेकंड चीज़ कि भैया, एक तो ये हो गया कि ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं, तो इसका आंसर वेरी कर सकता है, तो आपको उसको अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है। और दूसरा, ये जो लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है, जिसको जनरली हम लोग अभी इन दिनों तो बिल्कुल नहीं किया है, जब हम लोग उसको आगे करेंगे फ्यूचर में, तब आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, इसको हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। तो जब हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं सी में, तो सबसे पहला टॉपिक हमें यही पढ़ना पड़ता है। अब देखते हैं कि हमारे पास में ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है, ये हमारे पास में जो लो लेवल प्रोग्रामिंग के जो ऑपरेशंस होते हैं। अब लो लेवल प्रोग्रामिंग में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं जो हमने अभी हम लोग पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि लो लेवल के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग फटाक से उसकी बात कर लेते हैं कि लो लेवल के अंदर हमारे पास में कौन कौन से ऑपरेटर्स है। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर, इसको काफ़ी लोग इसको जो है वो बिट्स ऑपरेटर भी बोलते हैं, और काफ़ी लो लेवल ऑपरेटर भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमें समझ में आ चुका है। ये हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ये हमारे पास में दो तरह के होते हैं। कुछ तो होंगे बाइनरी,
बिटवाइज ऑपरेटर और कुछ होंगे हमारे पास में यूनरी बिटवाइज ऑपरेटर। अब बाइनरी में हमारे पास में क्या क्या है दोस्तों, एक तो आपने सुना होगा एंड, ठीक है, ये एंड होता है, इससे हम लोग कहते हैं बिटवाइज एंड। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था लॉजिकल एंड, जिसमें हम लोग 2 बार लगाते हैं। अगर मैं इसको 2 बार लगाऊं तो ये आपका हो जाएगा लॉजिकल एंड, और जो कि एक वैल्यू पर काम करता है, एक बाइनरी पर काम नहीं करेगा। और जब हम लोग ये लगाते हैं ये वाला सिंगल वाला एंड, तो ये कहलाता है बिटवाइज एंड। तो जरूरी है कि ये हमारे जो भी हम लोग वैल्यू देंगे उस पर ये वर्क करेगा, इसको हम लोग कहेंगे बिटवाइज एंड। फिर हम लोग बात करेंगे इसकी, तो ये हो गया बिटवाइज और, ठीक है। तो अगर आप लो लेवल प्रोग्रामिंग आपने कभी की है ना, तो आपको पता होगा कि हम जो सेटिंग करते हैं, बिट्स की जो सेटिंग करते हैं, हमें कोई बाइनरी दे रखी होती है और हमें यहाँ पर कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हमें किसी पर्टिकुलर एक बाइनरी को चेंज करना है, तो वहाँ पर हम लोग एंड का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए, और उसकी वैल्यू सेट करनी है, किसी बाइनरी को पर्टिकुलर जगह पर सेट करना है, तो उसके लिए हम लोग और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। ये होता है एक्सॉर, बिटवाइज एक्सॉर। ये दोस्तों जनरली हम लोग जो काम में लेते हैं एक्सॉर, वो काम में लेते हैं इंक्रिप्शन वाले प्रोग्राम्स के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंक्रिप्शन में इसका किस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में 2 और है दोस्तों, एक है हमारे पास में लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, और बिटवाइज राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। जनरली दोस्तों जो ग्राफिक्स के प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर हम लोग कलर की वैल्यू चेंज करते हैं ना, तो आपको कंट्रोल दिया जाता है कि आप इसकी वैल्यू चेंज करें तो कलर चेंज हो जाता है। एक्चुअली में हम लोग करते क्या है, वहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का ही यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि भैया अपन को कोई कलर की वैल्यू दे रखी है और आपको उस कलर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शंस होते हैं कि आप रेड चूज करें, फिर रेड के पास में एक ऐसी बार आती होगी, जैसे मान लो रेड कलर है, यहाँ पर एक बार है, आप इस बार को ऊपर नीचे ले जाकर रेड कलर की इंटेंसिटी चेंज करते हो। तो आप जब ऐसा करते हो, है ना, MS वर्ड में आपने देखा होगा, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, और भी काफ़ी जो ग्राफिकल प्रोग्राम होते हैं वहाँ आप ऐसा कर सकते हो। तो वहाँ जब हम लोग इसकी किसी कलर की इंटेंसिटी बदलते हैं, तो इंटरनली कैसे काम किया जाता है, वो काम किया जाता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट द्वारा, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे कि भैया इंक्रिप्शन के लिए सबसे बेस्ट ऑपरेटर कौन सा होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम लोग कहेंगे एक्सॉर। नाउ अब हमें कोई बिट सेट करनी है, किसी पर्टिकुलर कोई जगह पर बिट हमें लिखनी है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सॉर का। और कहीं हमें बिट को क्लियर करना है, किसी बिट को पर्टिकुलर बिट को हमें जीरो करना है या इसको रिमूव करना है, तो हम लोग यूज करते हैं बिटवाइज एंड का। तो ये लो लेवल प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स हैं। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि दोस्तों कौन से लो लेवल प्रोग्रामिंग का जो फीचर्स है वो वहाँ से किस ऑपरेटर से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये 5 तो ये हो गए दोस्तों, और छठा जो होता है ये होता है हमारे पास में फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमारे पास में 6 जो है वो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। चलिए अब ये बिटवाइज ऑपरेटर की खास बात क्या है, ये सभी के सभी बाइनरी पर काम करते हैं। नंबर 2, जैसे कि ये तो हर किसी ऑपरेटर के लिए मैंने आपको बताया था कि आप अगर किसी ऑपरेटर के बारे में ये जान जाइए कि वो किस वैल्यू पर काम करता है और किस तरह की वैल्यू जनरेट करता है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो अर्थमेटिकली मैंने बताया था कि अर्थमेटिकल आपकी वैल्यू पर काम करते हैं, नंबर्स पर, इंक्लूडिंग इंटीजर एंड रियल एंड सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, और आपको एक नई वैल्यू देते हैं। वही मैंने आपको रिलेशन में बताया था कि रिलेशनल ऑपरेटर काम करते हैं इंटीजर्स नंबर्स पर और रियल नंबर पर एंड सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट पर, और आपको आंसर देंगे 0 1 में, जिसको हम लोग ट्रू फॉल्स बोलते हैं। वहीं अगर बिटवाइज की बात करें तो बिटवाइज काम करता है 0 1 के ऊपर और आपको आउटपुट में भी 0 1 मिलता है। बिटवाइज ऑपरेटर काम करेंगे बिट्स के ऊपर, ठीक है, बिट्स के ऊपर काम करेंगे और आप में रिजल्ट क्या मिलने वाला है, रिजल्ट हमें मिलने वाला है एक नई वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, और मैं यहाँ पर वही चीज़ लिखने वाला हूँ। तो ये किस पर वर्क करते हैं और हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, आउटपुट में इनका जो रिजल्ट आएगा, इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। तो दोस्तों जितने भी ऑपरेटर हमने अभी तक पढ़े हैं वो सब के सब नंबर के साथ काम करते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रियल हो, चाहे वो हमारा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो। बट यहाँ पर थोड़ा सा केस स्पेशल है, यहाँ पर दोस्तों केवल इंटीजर के ऊपर ही हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे करेंगे तो हमें यहाँ पे एक न्यू इंटीजर मिल जाएगा, एक नया इंटीजर मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि सर रियल नंबर पर अगर मैं अप्लाई करूँ ये ऑपरेटर, रियल नंबर जैसे पॉइंट वाली वैल्यूज पर मैं अप्लाई करूँ तो आपको मिलने वाली है एरर। हम लोग पॉइंट वाली वैल्यू के ऊपर बिट वाइज ऑपरेशन नहीं लगाते, कभी भी लगाएंगे तो आएगी इशू, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, तो अगेन हमेशा जैसे मैं आज भी आपसे ये बोलूंगा कि सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट आपके लिए चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन कंप्यूटर की नज़र में ये एक इंटीजर होता है। यस, इस पर भी ये काम करेगा और आपको एक न्यू इंटीजर बनाकर दे देगा, ठीक है।
और स्ट्रिंग पे तो वैसे भी काम नहीं करता। तो इसका ध्यान रखिएगा, सारे ऑपरेटर इसको सपोर्ट करते हैं लेकिन ये इसको सपोर्ट नहीं करता। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको रियल नंबर दिख रहे हो उसके साथ में कोई बिट वाइज ऑपरेटर दिख रहा है तो आप इसको सीधा सा लिखिएगा आंसर्स का कि इसमें एरर है। जनरली ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब आप किसी कैंपस की फाइट करते हैं तो वहाँ एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत आपको मिलेंगे टेक्निकल के, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर वो लोग देते हैं कि आपके सामने कोई रियल नंबर दे दिया उसके साथ में बिट वाइज ऑपरेटर दे दिया। जैसे आप समझ जाइए कि बिट वाइज ऑपरेटर है और रियल नंबर है तो एक एरर जरूर आएगी। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अब रही बात इंटीजर की, ठीक है, तो इंटीजर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास में दो तरह के इंटीजर हो सकते हैं, साइन और अनसाइन। तो दोस्तों अगर आपका पोर्टेबिलिटी का इश्यू, अगर आपको पोर्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है ना, ये मान के चलते हैं, तो आप कुछ भी लीजिए, साइन लीजिए अनसाइन लीजिए चलेगा। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम में पोर्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर ये एक सजेशन है, ये कोई कंपल्सन नहीं, मैं आपको पहले बोल देता हूँ, कोई कंपल्सन नहीं, ये सजेशन है कि अगर आप पोर्टेबल करना चाहते हैं तो ये जरूरी हो जाएगा आपके लिए कि आपके पास में जो इंटीजर है वो अनसाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? अनसाइंड होना चाहिए। अगर साइंड नंबर हम लोग साइंड इंटीजर पर काम कर रहे हैं तो आप समझ जाएगा कि पोर्टेबिलिटी आपको नहीं मिलने वाली। वैसे आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये फर्क ये पड़ेगा कि आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग और हमारे पास में एक बेहतर प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो ये हमारी वो बात कि हमारे ऑपरेटर किस पर वो करते हैं और किस पर ये करते हैं। और अगर इंटीजर के साथ में हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए दोस्तों, है ना, पोर्टेबिलिटी अगर चाहिए तो आपका ये जो इंटीजर होगा वो हम लोग क्या लेंगे? अनसाइंड। अगर आपको नहीं पता अनसाइंड इंटीजर क्या होता है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, जब हमने डिस्कस किया था कि साइन इंटीजर्स क्या होते हैं, अनसाइंड इंटीजर्स क्या होते हैं और साइन इंटीजर कितने फॉर्म में मिलता है हमें, जैसे कि शॉर्ट मिलता है, साइन इंट मिलता है, साइन लॉन्ग मिलता है और साइन लॉन्ग हमें मिल जाता है। वही अनसाइंड के अंदर भी हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, अनसाइंड शॉर्ट, अनसाइंड इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट, ठीक है। तो अगर आपको पोर्टेबिलिटी आपको चाहिए प्रोग्राम के अंदर तो ये सजेस्टेबल होता है कि आप अनसाइंड के ऊपर ही काम करें। तो दोस्तों ये तो होगी हमारे पास में बिटवाइज ऑपरेटर की छोटी सी जानकारी। अब हमारे पास में जो 6 ऑपरेटर दे रखे हैं तो क्यों ना इनके बारे में हम लोग इंडिविजुअली पढ़ लें, एक एक करके उनको देखते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम बनते हैं और किस तरह से ये प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा एक अच्छे से प्रोग्राम बना रहा हूँ और मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं बिटवाइज एंड। यहाँ पर आपको याद होगा दोस्तों कि हमने लॉजिकल एंड पढ़ा था तो उसकी टेबल आपको याद होगी, ठीक है। टेबल हमने कैसे बनाई थी? हमने कहा था E1 और E2 कुछ इस तरह से हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो इनका E1 एंड E2 क्या आएगा भाई? एक भी 0 तो आंसर 0 है, तो एक भी 0 तो 0, एक भी 0 तो 0, यहाँ नहीं है तो इसको भी चेक करेंगे 0, दोनों को चेक किया कोई भी 0 नहीं तो आंसर 1, ठीक है। ये एंड की टेबल हमारे पास अभी भी काम आएगी, आपको याद रखना है ये एंड की टेबल है, ठीक है। इसी के ऊपर हमारा लॉजिकल एंड काम करता है और इसी के ऊपर हमारा बिटवाइज एंड भी काम करता है। एंड चाहे कोई भी हो, चाहे बिटवाइज वाला हो चाहे लॉजिकल वाला हो, टेबल तो उसकी यही रहती है, याद रखिएगा आप इसको। चलिए अब बिटवाइज एंड की बात करते हैं और पहले ये देखते हैं कि बिटवाइज एंड का यूज कहाँ करें हम लोग, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकल हम लोग कहाँ इसका यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकल यूज दोस्तों हमारे, अगर आप लो लेवल प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं तो वैसे तो लो लेवल प्रोग्रामिंग अगर मैं सी में आपको सिखाऊं दोस्तों तो सी का कोर्स बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि लो लेवल प्रोग्रामिंग ही अपने आप में बहुत बड़ा इश्यूज़ है, बहुत बड़ा एक फील्ड है जिसके अंदर हमारे पास में बहुत अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। तो मैं केवल आपको एक चीज़ बताता हूँ कि लो लेवल के अंदर हमेशा हमारे पास में 2 या 3 हम लोग काम करते हैं जनरली। पहला तो करते हैं किसी भी बिट को क्लियर करना। कैसे? आप यूँ समझिए दोस्तों कि हमारे पास में कोई भी एक बाइनरी दे रखी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास में कोई बाइनरी दे रखी है, सपोज कीजिए। अब आप कहते हैं कि सर मुझे इस वाली बिट को हटाकर इसको 0 करना है, इससे हम लोग कहते हैं क्लियरिंग बिट ऑपरेशन। क्या कहते हैं? क्लियरिंग बिट ऑपरेशन, क्लियरिंग बिट ऑपरेशन। तो जो लोग प्रोफेशनल है उनको तो बहुत समझ में आता है, क्योंकि वो जनरली यही काम करते रहते हैं, कभी बिट को सेट करते हैं, कभी बिट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो काम करेंगे, अगर आपको कहीं भी लो लेवल के अंदर अगर आप एकदम प्रोफेशनल नहीं है, अगर आप एकदम बिगिनर है, तो आपको ये बस इतना सा याद रखिएगा कि लो लेवल के अंदर एक ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं जहाँ पर हमारे पास में बिट को हटाना होता है। जैसे कि ये हो सकता है कि आप इसकी
इस वाली बिट को हटाइए, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड बिट, क्योंकि ये होती है हमारी 0th बिट, ये फर्स्ट बिट और ये सेकंड बिट। तो जनरली क्वेश्चन आएगा क्या रीसेट द सेकंड बिट या फिर सेट 0 ऑन सेकंड बिट, है ना, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं, या फिर इस तरह से हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है, तो वहाँ हम लोग एंड का यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे कोई कंपनी पूछ भी ले, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस मायने रखता है हमारे लिए, अगर आपसे कोई पूछता भी है तो आप कहेंगे कि एंड का यूज हमेशा हम लोग क्या करते हैं, क्लियरिंग ऑफ बिट, क्लियरिंग बिट ऑपरेशन, हमें बिट को क्लियर करना है तो हम लोग ये यूज करेंगे। तो आपको उसका यूज पता चल गया है कि बाइनरी बिट वाइज एंड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। अब ये देख लेते हैं दोस्तों कि बिट वाइज एंड काम कैसे करता है, ठीक है। चलिए अब बिट वाइज एंड काम कैसे करेगा, तो मैं इसको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं मान के चलता हूँ आपने पूरा प्रोग्राम लिख लिया है, हैश इंक्लूड हम लोग लिख चुके हैं, सारे के सारे इंट मेन लिख चुके हैं। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट ए, ठीक है दोस्तों, इंट ए, और ए की वैल्यू मैंने रखी, सपोज करो हमने ए की वैल्यू रख दी है 8, या अपन इसको चेक कर लेते हैं ना 6, ठीक है, ये हमारी ए की वैल्यू है। अब मैंने आपसे बताया था कि अगर आपको बेटर प्रोग्रामिंग में रिजल्ट चाहिए पोर्टेबिलिटी का, तो हमारा जो इंट है वो क्या होना चाहिए, अनसाइन। अब अनसाइंड इंट कैसे बनाते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ता है यहाँ पर, अनसाइंड लिखना पड़ता है। अनसाइंड लिखने पर हमारा ये बन जाता है, बट ये एक साइन है, ये एक साइन नंबर है, ये प्लस का 6 है, ये अनसाइन नंबर नहीं। अनसाइन नंबर वो होते हैं जिसमें साइन का इश्यू नहीं होता है, बट यहाँ पर साइन का है। लेकिन हमारा कंप्यूटर, हमारा जो सी है वो उसको कन्वर्ट कर देगा। अगर आप चाहते हो कि उससे कन्वर्ट नहीं करवाना तो आप खुद इसको इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। तो यू यहाँ पर डिनोट करता है कि आपने जो नंबर लिखा है वो एक अनसाइन नंबर है, और इस अनसाइन नंबर को इस अनसाइन वेरिएबल में डाला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे तो भी ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं लिखते तो ये साइन का मतलब प्लस का 6 माना जाता है, तो हमारा कंपाइलर इसको पहले अनसाइन का 6 बनाएगा और फिर डालेगा। मतलब कंपाइलर को डालना तो यही है भाई, ठीक है, डालना तो यही है, तो क्यों उससे एक एक्स्ट्रा मेहनत करवाए। तो हमें लो लेवल जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे पास में सबसे बड़ा जो इश्यू होता है वो होता है स्पीड का। अगर आप स्पीड बचाना चाहते हैं, स्पीड को बहुत तेज करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। तो ऐसा करने पर क्या होता है, हमारे पास में ये जो 6 है, जो एक अनसाइन नंबर है, उसकी बाइनरी चली जाती है ए में। कैसे जाएगी, चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ऐसा करने पर हमारे पास ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा 4 बाइट का, क्योंकि इंट कितने का होता है, 4 बाइट का होता है। अरे यार बहुत बड़ा इंट, इतना अगर हम लोग करने बैठ गए तो गई कहानी। और वैसे भी 6 की बाइनरी तो 2-4 बिट में खत्म हो जाती है, बाकी सब 0 रहेंगे। तो क्यों ना इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना लूँ शॉर्ट से। शॉर्ट जब लिखते हैं हम लोग, तो आप एक्चुअली में ये लिखा हो गया है अनसाइंड शॉर्ट इंट, यहाँ पर इंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए इंट को, हमारा कंपाइलर खुद ब खुद लगा लेगा। तो कुछ काम तो कंपाइलर के भी छोड़ देते हैं हम लोग। अगर आपने ऐसा लिखा है तो कंपाइलर अगेन यहाँ पर इंट पुट करेगा, ठीक है, और 6u, ठीक है। तो आप अगर 6 भी डालें तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो जनरली हम लोग ऐसा लिखते हैं, जनरली। आप चाहे तो इंट को हटा दीजिएगा, हमारा कंपाइलर खुद ब खुद इंट ही लिखेगा, क्योंकि शॉर्ट इंट ही लगता है। जब हम लोग कोई भी डेटा टाइप छोड़ देते हैं तो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप इंट ही होता है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। ऐसा करने पर हमारा जो ए है वो बनेगा 16 बाइट का, सॉरी 16 बिट का। 16 बिट बोला तो 2 बाइट, कितनी बाइट, 2 बाइट। तो यहाँ पर 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256 इस तरह से चलेगा। तो ये है फर्स्ट बाइट जिसको मैंने पूरा खोल के लिखा है, और ये हमारी सेकंड बाइट जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है दोस्तों, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी इसमें 0 आने वाले हैं। चलिए, तो हमारे पास में ए बन चुका है, मेमोरी के अंदर 2 बाइट का बन चुका है। अब इसमें हम लोग 6 की बाइनरी को पुट करते हैं। तो 6 की बाइनरी क्या होती है, जहाँ जहाँ आपको 6 बनाना है ना, वो आप नंबर चूज कीजिएगा। जैसे मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि हाउ टू क्रिएट बाइनरी। तो हमने 4 ले लिया, हमें 6 की बाइनरी बनानी है, हमने 4 तो ले लिया। अब कितना कम पड़ रहा है, 2 कम पड़ रहा है, तो हमने यहाँ पर 2 भी ले लिया। तो 4 + 2 6 हो गया। अब बस आपको जो बच गई है उसको सबको रिमेनिंग क्या करना है, 0 करना है। तो ये हो गई हमारी 6 की बाइनरी। क्या हो गई दोस्तों, 6 की बाइनरी हो चुकी है, ठीक है। नाउ अब हम लोग करते क्या है, अब हमारे पास में इस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करा के देख लेते हैं कि कैसे काम होता है। तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ दोस्तों, ओके, और मैं वो वेरिएबल ले लेता हूँ अनसाइंड शॉर्ट इंट बी इक्वल टू, चलो मैं पूरा लिख ही देता हूँ, आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए इस वजह से। अनसाइंड शॉर्ट
इंट बी इक्वल टू, मैं ले लेता हूं, सपोज कीजिए मैंने ले लिया 4, क्या ले लिया दोस्तों, मैंने 4 ले लिया है, ठीक है। तो ये तो हो गई 6 की बाइनरी, तो मुझे 4 की बाइनरी भी लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं मिल रही मुझे, तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, 1 2 4 8 16 32, इस तरह से। 6 की बाइनरी क्या होती है, 4 और 2 6, बाकी सब क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो ये टोटल 16 बिट में आ गया हमारा आंसर। अब 4 की बात करते हैं, इसकी बाइनरी क्या बनेगी, इसकी बाइनरी के लिए हम लोग 4 लेंगे, बस खत्म, हमें कुछ और नहीं चाहिए, बाकी सबको क्या कर देंगे हम लोग 0 कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर लिख दूं, तो ये हमारी 4 की बाइनरी हो गई, बाकी सब क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग लगाते हैं इसके ऊपर ऑपरेशन। कैसे लगाते हैं ऑपरेशन, मैंने लिखा, चलो मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आता है। प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज करो %d, क्योंकि दोस्तों ये फ्लोटिंग के साथ तो काम करता नहीं, तो आपको हमेशा %d ही लगाना पड़ेगा। आपने लिखा ए एंड बी, तो आप ए और बी के साथ में बिट वाइज एंड का यूज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, करके देख लेते हैं क्या इश्यू है। तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर ए के अंदर जो वैल्यू है 6, उसकी बाइनरी फाइंड आउट करेगा, बी के अंदर है 4 की बाइनरी करेगा, और इन बाइनरी के साथ में एंड ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। कैसे लगाते हैं एंड ऑपरेशन, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हमारे पास आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब एंड ऑपरेशन लगेगा इन दोनों के बीच। तो एंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर एक भी 0 है, आंसर हमारा 0 है, ठीक है। तो देखेंगे ये दोनों 0 है, एक 0 है तो आंसर 0 है, एक भी 0 है तो आंसर 0 है, दोनों 1 है तो ये 1 है, ये दोनों 0 है तो 0 0 0 0। तो हमारे पास में ये बन जाएगा दोस्तों, ये बन गई हमारे पास में बाइनरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस बिट को रीसेट किया है, ठीक है, इस बिट को मैंने क्या कर दिया है, 1 से क्या कर दिया, 0 कर दिया है। तो अगर किसी बिट को रीसेट करना है तो आप उस रेस्पेक्टिव वैल्यूज से आप उसको क्या करते हैं, एंड के साथ करते हैं। अगर मैं आपसे कहता कि चलिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप 6 की बाइनरी जो है, या ये जो बाइनरी है, इसमें इस फर्स्ट बिट को, मतलब एक्चुअली में ये 0th बिट होती है, फर्स्ट बिट इसको हम लोग जनरली बोलते हैं, इस फर्स्ट बिट को क्लियर कीजिए। तो क्लियर कैसे करते हैं, तो आपको उसको 4 के साथ में क्या करना होगा, 4 के साथ में आप इसको क्या कर लीजिएगा, आप इसको एंड कर लीजिएगा। एंड करने पे क्या होगा, 0 और 0, आंसर 0 आएगा, और 1 और 0, अगर एक भी 0 तो आंसर 0, 1 का 1 आ जाएगा, बाकी सब ऐसे रहेंगे। तो हमारे पास में ये जो बिट है वो क्या हो गई, 0 हो गई। यही होता है क्लियरिंग ऑप्शंस। तो जब हमारे पास में लो लेवल में, अगर आप लोग मान लीजिए फ्यूचर में कहीं जाते हैं, लो लेवल के लिए आप लोग कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं या फिर आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो वहाँ आपसे पूछेंगे कि हाउ टू क्लियर अ बिट, आप कहेंगे सर यूजिंग बिट वाइज एंड ऑपरेटर, तो आपका काम हो जाएगा, आपको अच्छा खासा पैकेज भी मिल जाएगा दोस्तों। बहुत ही माइनर सी बात है, लेकिन जनरली इस पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं, इसी वजह से ये हमारे जो HR होते हैं, जो कंपनी के अंदर जो इंटरव्यू लेते हैं, उनकी नज़रों में ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हो जाता है इस वजह से, ठीक है। चलिए अब ये बाइनरी बन गई, और आपने यहाँ लगा रखा है %d, तो %d क्या करेगा, इस बाइनरी को वापस कन्वर्ट करेगा किसमें, इसको वापस कन्वर्ट करेगा एक नंबर में। तो अगर मैं इसका देखूं कि इससे क्या नंबर बन रहा मेरा, ठीक है, इससे क्या नंबर बन रहा है, तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ 1 उसको आप ऐड करेंगे 4, तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 4। तो ये हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से कोई वैल्यू क्लियर कर दी। आप जानते हो जब कोई भी बाइनरी हट जाती है तो वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो जाती है, तो यहाँ आपने 6 से 4 पर आ गए। तो यही वो रीज़न है कि हम लोग जब कोई भी कलर का स्लाइडर चेंज ऊपर नीचे करते हैं तो हमारे पास में इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। या फिर आप समझ लें कहीं भी आपको बिट को क्लियर करना पड़े तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो यहाँ आपको पता चल गया है कि जब एंड करते हैं तो आपको पहले तो दोनों की बाइनरी खोल देनी है और उसके बीच में एंड लगा देना है, इनके बीच, आप समझ लो, इनके बीच एंड लगा देना है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। आप चाहिए तो उसको एज इट इज % के साथ में प्रिंट कर चेक कर सकते हैं कि आपका आउटपुट पर क्या प्रिंट हो रहा है। तो जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं कैंपस में, जो प्रोग्राम आते हैं वो कुछ इस तरह से आएंगे और आपसे पूछेंगे भाई इसका रिजल्ट क्या है। और अगर इंटरव्यू हो रहा है तो आपसे पूछेंगे कि भाई बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, ये लो लेवल के अंदर क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तो हो गया हमारा एंड, और यही टेबल हम लोग काम में ले रहे हैं, ठीक है। और की टेबल भी हम लोग काम ले लेते हैं, चलो और के बारे में भी देख लेते हैं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों और ऑपरेटर की, सिंगल, ये हमारा क्या है, बिटवाइज और ऑपरेटर। इसका काम होता है बिट को सेट करना,
मतलब कहीं अगर आपके पास में 1 की जरूरत है किसी बाइनरी के अंदर और वहाँ पर 1 कैसे डालेंगे उस बाइनरी के अंदर, उसके लिए हम लोग करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सेटिंग बिट ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? सेटिंग बिट ऑपरेशन। मतलब आपके पास में कोई बाइनरी है इस तरह से, ठीक है, ये आपकी कोई बाइनरी है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी 1 ऐड करना है, आप चाहते हो कि ये एक बाइनरी कुछ इस तरह से बदल जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी बाइनरी को सेट कर रहे हैं, एक नई वैल्यू से सेट कर रहे हैं, हमें 0 से 1 चाहिए, तो ये कहलाता है सेटिंग बिट ऑपरेशन। तो इसके लिए हम लोग यूज में लेते हैं हम लोग और ऑपरेशन। क्या काम में लेंगे? और ऑपरेशन काम में लेंगे, ठीक है। और इसके क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, वैसे हम लोग करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड शॉर्ट ले लेता हूँ ना मैं, शॉर्ट इंट a इक्वल टू हमने ले लिया 4, क्या ले लिया है 4, और यहाँ पर मैंने ले लिया है अनसाइंड शॉर्ट इंट b इक्वल टू 2, ठीक है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या होगा a और b का आंसर क्या होगा। तो इसके लिए बहुत आसान है, एक के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 4 8 16, ये है, ठीक है। हमारे पास में 16 बिट का बोले तो 2 बाइट का है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है भाई 4, तो 4 की बाइनरी क्या होती है 1 0 0, बाकी सब क्या रहेंगे 0 रहेंगे। और 2 की बाइनरी क्या होती है 0 1 2 2, ये बाकी सब रहेंगे 0। जहाँ हमें 2 चाहिए बस 2 के नीचे ऑन कर दीजिए, बात खत्म। अब हम लोग दोनों के बीच और करेंगे, और का लॉजिक ये होता है अगर एक भी आंसर 1 है तो आपका आंसर 1 आएगा, एक भी अगर 1 है तो आंसर आपका 1 आएगा। तो कैसे होता है, इन दोनों के साथ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर इनके साथ अप्लाई करेंगे और ऑपरेशन, तो देखेंगे क्या इनमें से कोई एक भी 1 है, यस 1 है, सॉरी ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला, क्या इनमें एक भी 1 है कि नहीं है, तो आंसर है 0। क्या दोनों में से कोई एक भी 1 है, यस 1 है, तो ये रहा 1। दोनों में से कोई एक भी 1 है, यस 1, बाकी वाले सब क्या 0 0, तो यहाँ से 0 आएगा। तो ये बन गया हमारा इसकी वैल्यू, ये बन गया हमारा ये नई बाइनरी। अब इस जो बाइनरी बनी है उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, जहाँ जहाँ 1 है उसको ऐड कर लीजिए, तो 4 और 2 पर 1 आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका 6 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास में और ऑपरेशन, यस। तो ये हमने एंड भी कर लिया और भी कर लिया, और उनका पर्पस भी देख लिया कि एक्चुअली में इनको किस पर्पस से सी के अंदर बनाया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे और इसका हम लोग कहेंगे एक्सॉर। अब एक्सॉर का जो यूज होता है दोस्तों, वो काम होता है एक्सॉर का इंक्रिप्शन के लिए, जनरली जो हम लोग बता रहे हैं ना, तो जहाँ हमें जनरली इंक्रिप्शन चाहिए होता है अपने, इंक्रिप्शन मतलब ये होता है कि आपने कोई मैसेज भेजा तो आप इसको इंक्रिप्ट करके भेज रहे हो, मीन्स आप ये समझ लीजिए कि आपने कोई भी चीज़ ए भेजी है ना, ए, तो आप ये लेटर एज इट इज नहीं भेजना चाहते हो। क्यों नहीं भेजना चाहते हो, तो आप क्यों नहीं भेजना चाहते हो, क्योंकि ये हम लोग मान के चलते हैं अगर आपको एज इट इज भेजेंगे तो हो सकता है कोई बीच में से इस लेटर को चुरा ले, समझ ले कि भाई आपका मैसेज क्या है। तो क्यों ना हो कि आप इस मैसेज के अंदर कुछ ऐड करें, और जो ऐड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं की, क्या बोलते हैं की। तो जैसे आप ए में कुछ की ऐड करेंगे तो ये कुछ अलग सिंबल में बन जाएगा, सपोज करो ये सिंबल बन गया ऐसा, ठीक है। अब आप इसको सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कहलाता है इंक्रिप्शन, कि आपने इस एक के अंदर कोई की डालकर आपने एक नया सिंबल मिल गया है, और नए सिंबल को कोई पहचान नहीं पाएगा कि एक्चुअली में ये मैसेज क्या था। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे कहते हैं इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन आप इसको कई बार इसको कोडिंग भी बोलते हो, कोडिंग डिकोडिंग है ना, तो यहाँ पर कोडिंग कर लिया आपने, इस कैरेक्टर को बदल दिया, फिर आपने इसको भेजा रिसीवर पर, आपको ये मिलने का, पर रिसीवर को भी समझ में नहीं आएगा कि भाई इसका मतलब क्या है। तो रिसीवर क्या करेगा, इसमें से आपकी की को हटाएगा, क्या करेगा, की को हटाएगा और हटाकर वापस आपको ए दे देगा, क्या करेगा, ए दे देगा। तो यहाँ से की को हटाना है, क्या करना है, की को हटाना और उसमें से वापस ए निकालना है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर हुआ था उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रिप्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिक्रिप्शन, या काफी आप आम भाषा में बोल सकते हो डिकोडिंग। तो आप इसको कह सकते हो एनकोडिंग डिकोडिंग। तो हम लोग ये प्रीफर करते हैं कि ए की बजाय यहाँ पर ए भेज दें, उससे अच्छा है कि हम अपने मैसेज को पहले इंक्रिप्ट कर लें, ताकि कोई भी बंदा जब ये ट्रांसफर होगा और इन बिटवीन जब ये ट्रांसफर होता है इंटरनेट पर, अगर कोई चुरा भी ले तो उसको एक्चुअल मैसेज समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये फायदा हमें मिल जाता है इंक्रिप्शन में। तो यहाँ से दोस्तों
हमें अपना वापस ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा और हमारा काम इजीली खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है और ये जो हमारी की है, तो इनको आपस में जोड़े कैसे, ठीक है, किस तरह से ऐड किया जाए? तो ये काम किया जाता है एक्सोर द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? एक्सोर द्वारा। और वापस की में ऐसा क्या कर दें कि हमें अपना ओरिजिनल मैसेज मिल जाए, तो हम लोग वापस यहाँ पे एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ताकि हमारे पास में, सॉरी इसके साथ ऑपरेशन करेंगे परफॉर्म, तो यहाँ पर हम लोग एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें अपना वापस आंसर जो अपना ओरिजिनल मैसेज है वो मिल जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, ऐड या करना या फिर हटाना, जो इसमें से है की, इसमें की ऐड की, इसमें की हटाई, तो ये की ऐड करना और हटाना ये कैसे करते हैं? एक्सोर ऑपरेशन से करते हैं दोस्तों। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सोर का पर्पस क्या है, ठीक है, तो चलिए अब एक्सोर की बात कर लेते हैं कि एक्सोर का पर्पस क्या है। तो ये हम लोग जनरली क्या काम में लेते हैं? इंक्रिप्शन के लिए, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ठीक है। तो इंक्रिप्शन और यहां पर लिखता हूं मैं डिक्रिप्शन, तो ये बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा दोस्तों वर्ड, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के अंदर इंक्रिप्शन भी होता है और डिक्रिप्शन भी होता है, मतलब सेंडर साइड पर इंक्रिप्शन होगा और जो रिसीवर होगा वहां पर डिक्रिप्शन होगा। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन को जब एक साथ में हम लोग बोलते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। ये हमारा क्रिप्टोग्राफी में यूज आता है। या आप सिंपली कह दीजिएगा कि एक्सओ जो ऑपरेशन है सर, हमारे पास में जो लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है वहां पर ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला काम करता है। अब ये करता कैसे है, उसकी वर्किंग क्या है, वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए मान के चलते हैं कि हमें जो है दोस्तों यहाँ पर एक मैसेज है, ठीक है, ए है, ए एक मेरा मैसेज है, ये मेरे सेंडर है, ये मेरा क्या है? सेंडर साइड है, ठीक है, ये सेंडर साइड जहां मेरा कोई मैसेज है ए, ठीक है। ये है रिसीवर साइड, रिसीवर, ठीक है। यहां मैं चाहता हूं कि मुझे ए मिल जाए, क्या मिल जाए? ए। बट मैं ये चाहता हूं कि मैं सीधा इसको ए ना भेजूं, तो पहले मैं इसको डिक्रिप्ट करूं, मतलब सॉरी इंक्रिप्ट करूं, मतलब इसमें कुछ ऐसा कर दूं कि ताकि बीच में जो चैनल आएगा, जो बीच में रास्ता आएगा, उसको किसी को पता ना चले कि एक्चुअली में मैसेज क्या था। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एक की ऐड करेंगे। जैसे मान लेता हूं की है @ ये सिंबल ऐड कर दिया, मैं क्या कर दिया? ये सिंबल ऐड कर दिया। तो मैं इसको ऐसा समझूंगी आपको कि भैया इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? एक्सोर करेंगे, ए के साथ में एक्सोर करेंगे किसका? इस सिंबल का। तो आपके पास में एक नया सिंबल निकल के सामने आएगा या कोई नया एक वैल्यू निकल के सामने आएगी, जो भी आएगी उसको हम लोग सेंड करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा है मीडिया, ठीक है, ये घूमते घूमते मैसेज पहुंच जाएगा। या हमारे पास में जो आपने यहाँ भेजा था, सपोज करो कि हमने यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने इसको स्माइली में बदल दिया है, ठीक है। अब स्माइली यहाँ पहुंच गया, स्माइली यहाँ पहुंच गया। अब क्या करेंगे? इसके हम लोग एक्सोर करेंगे, ठीक, किसके साथ में करेंगे? इसके करेंगे @ के साथ में। तो जैसे आप इन दोनों को एक्सोर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर ए मिल जाएगा। तो देखते हैं कि वाकई में ये काम कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में तो आ ही गया है और आपको एग्जाम्पल मैंने सब समझा दिया, इसको एक बार करके देखते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग? तो हमने एक प्रोग्राम लिखा जहां हम लोग इस कैरेक्टर को ले लेते हैं। कैरेक्टर को लेने के लिए हमने लिखा अनसाइंड कैर, और ये मेरा मैसेज है तो MSG, और इसमें मैंने डाल दिया कैपिटल ए, ये मेरा मैसेज है। अब इसको हमें किसके साथ इंक्रिप्ट करना है? इसको हमें इंक्रिप्ट करना है @ के साथ में। कैसे होगा वो आप देख लीजिए। तो मैं उस मैसेज को प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट एफ, और हमारे पास जो भी MSG के अंदर वैल्यू है उसका हम लोग एक्सोर कर देंगे किसका? @ का। किसका कर देंगे? @ का। तो हमारे पास में जो निकल के आएगा वो नया कैरेक्टर होगा दोस्तों। क्या होगा? वो नया कैरेक्टर होने वाला है, ठीक है। आप चाहें तो उस कैरेक्टर को यहाँ पर %C करके डिस्प्ले भी कर सकते हैं कि वो कैरेक्टर कौन सा था एक्चुअल में। तो कैसे काम होता है ये? इसका मतलब हमें यहाँ पर ये वाली चीज परफॉर्म करनी है। आप बताइए MSG का आंसर क्या है? आप कहेंगे सर इसमें तो ए है। अब ए के साथ में मुझे एक्सोर करना है किसका? @ का। आप जानते हो कि ए जो है उसका आस्की कोड आपको पता होना चाहिए। तो इसका दोस्तों आस्की कोड होता है 65। क्या होता है? 65। इसका होता है 64। इसका मतलब है आपको 65 और 64 का एक्सोर करना है सिंपली। कैसे करते हैं एक्सोर? वही हमें बाइनरी बनानी पड़ेगी। तो 1 2 4 8 16 32 64 128 और ये चलती रहेगी बाइनरी। तो सबसे पहले बाइनरी हम लोग बनाते हैं 65 की।
तो 64 प्लस 1 65, ये बन गई दोस्तों 65 की बाइनरी। ठीक है, अब मुझे बनानी है 64 की बाइनरी, तो 64 की बाइनरी 64 को ले लिया, बाकी सब क्या कर दिया, 0 कर दिया मैंने, और आगे वाले सब क्या हो जाएंगे 0। तो ये तो हो गया हमारे पास में दोनों की बाइनरी। अब इन दोनों के बीच हमें क्या लगाना है, एक्सओर लगाना है दोस्तों। क्या लगाना है, एक्सओर लगाना है। तो एक्सओर में क्या होता है, एक्सओर की टेबल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। भाई हमारे पास E1 है, E2 है, 0 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं और 1 1 हो सकते हैं। इनके बीच जब हम लोग एक्सओर लगाते हैं तो क्या होता है, जब हमारे पास में सिमिलर होते हैं वैल्यू, तो ये हमें आंसर देता है 0। ये भी दोनों सिमिलर है तो 0। अगर ये मिसमैच हो रहे हैं तो ये आंसर क्या देता है 1 1। तो दोस्तों ये है हमारे एक्सओर की टेबल, और यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। कैसे करना है, अब देखिएगा आप, 1 और 0 दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, तो आंसर आएगा 1। यहाँ दोनों सेम है तो आंसर 0 0 0 0, ये भी दोनों सेम है 0 0 0। तो ये बन गया हमारा आंसर। इन दोनों का जो एक्सओर होगा दोस्तों वो ये है। एक्चुअली में ये एक की 1 की बाइनरी है ना, तो 1 की बाइनरी मतलब यहाँ पर जब इसको हम लोग निकालेंगे इसका डेसिमल, तो इसका डेसिमल आएगा 1, और 1 पर कौन सा करेक्टर होता है, 1 पर करेक्टर होता है स्माइली। तो इसका मतलब आपको आउटपुट पर एक स्माइली दिखाई देने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन कर लेते हैं अपने मैसेज का। तो ए जो है वो एक्चुअली में अब @ पर जाना जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो 1 है इसका ASCII कोड होता है, करेक्टर है दोस्तों, उसका ASCII कोड होता है 1। तो इस 1 से हम लोग वापस ये ए निकाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, वो भी देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, इसको। ठीक है, अब मैसेज साइड पर हमें क्या करना है, रिसीवर साइड पर क्या होगा, रिसीवर साइड पर जो भी आपका ये मिला, ये जो स्माइली मिला है, जो आपका करेक्टर मिल रहा है ना, ये जो करेक्टर मिल रहा है, ये आपका हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सओर करेंगे @ के साथ में। तो ये है दोस्तों हमारी की। क्या है की क्या होती है, की एक स्पेशल सिंबल हो सकता है, कोई भी एक ऐसी चीज हो सकती है जो आप अपने मैसेज में इंक्लूड करें, एक्सओर करें, तो आपको एक नया वैल्यू मिलती है। तो देखते हैं इनका एक्सओर करने पर हमें वापस ए मिल रहा कि नहीं मिल रहा, ये हम लोग देख लेते हैं। ए मतलब 65। ठीक है, हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वो भी हम लोग देख लेते हैं वापस। तो इसका जो बाइनरी होती है दोस्तों, इसकी बाइनरी होती है 1 की। तो ये रहा हमारा इसकी बाइनरी, ये है 64। 64 की बाइनरी होती है, मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये 64 की बाइनरी है। ये हमारी इसकी बाइनरी हुई और ये हमारी @ की बाइनरी हुई। अब इनके बीच एक्सओर ले आते हैं हम लोग। एक्सओर मतलब क्या है, जहाँ भी दोनों मिसमैच हो रहे हैं तो वहाँ हमें 1 करना है, अगर सेम हमें मिल रहा है तो हमें 0 करना है। तो मिसमैच हो रहे हैं तो हमें 1 लेना है, सेम मिल रहा है तो 0, 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 और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, बाकी सब क्या मिलेगा 0। अब मैं इस बाइनरी से वापस निकालता हूँ कि किसकी बाइनरी है, तो दोस्तों ये बाइनरी किसकी है, 65 की। और 65 का करेक्टर कौन है, 65 का करेक्टर ए है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से एक्सओर का यूज किया है इंक्रिप्शन के लिए दोस्तों। बड़ा मजेदार टॉपिक है, बड़ा इंक्रिप्शन में काम में लेते हैं इस चीज को। तो एक्सओर का जो जनरली हम लोग जो कहते हैं कि एक्सओर का यूज कहाँ करते हैं, तो आप इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाले प्रोग्राम का एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एक्सओर का काम करता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका कोई, मान लीजिए कहीं आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, वहाँ आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, वहाँ आपके कोई क्वेश्चन आ गया है, तो वो कैसे बनाएंगे, वो आपको कुछ ऐसा देंगे दोस्तों, printf %d, और आपको यहाँ पर कोई भी 2 नंबर दे देगा। ठीक है, सिंपली जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ 8 और मैं ले लेता हूँ 6। ठीक है, 2 नंबर ले लिए, पूछेगा कि इसका आउटपुट क्या है। बहुत आसान है, तो 1 2 4 8 16 ये चला। अब बताइए 8 की बाइनरी क्या होती है दोस्तों, ये हो गई 8 की बाइनरी, बाकी वाले सब क्या है 0। और 6 की बाइनरी क्या होती है, तो 4 और 2 6, बाकी वाले सब क्या है 0। इसके बीच एक्सओर लगा दीजिए, बस क्या लगा दीजिए एक्सओर। कैसे लगेगा, क्या दोनों सेम है, यस, तो आंसर 0। क्या दोनों सेम नहीं है, नहीं है तो 1, नहीं है तो 1, नहीं है तो 1, सेम है तो 0। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये किसकी बाइनरी है, तो 8 + 4 12 + 1 13, इसका आंसर आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा 13, बस। तो मैंने आपको दोनों चीज बता दी कि प्रैक्टिकली इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ये था दोस्तों हमारा एक्सओर का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको लॉजिकल जो है, नहीं सॉरी, बिटवाइज एंड का, बिटवाइज और का, और बिटवाइज एक्सओर का
यूज पता चल गया है और उन पे प्रोग्राम पता चल गया कि इसका प्रोग्राम कैसे दे सकते हैं और उनका एक्चुअल यूज क्या होता है। अभी भी हमारे पास दो और बच्चे हैं दोस्तों बाइनरी के अंदर, एक बच्चा है लेफ्ट शिफ्ट, एक बच्चा है राइट शिफ्ट। चलिए उनको भी देख लेते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट करते क्या है, ठीक है, और फिर हम लोग उसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो अभी सीख लेते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट शिफ्ट और उसमें देखेंगे उसका पर्पस क्या है और उसमें किस तरह से वर्किंग की जाती है, ठीक है। तो देखते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में हमारे पास में क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का काम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों होता ये, जब भी हम लोग जो कलर का मैंने आपको बताया था कंप्यूटर ग्राफिक्स में या फिर कहीं भी कोई भी सॉफ्टवेयर आप देखते हैं, ठीक है, वहां आपके पास में कलर पैलेट आता है। क्या आता है? कलर पैलेट, ठीक है। यहाँ हमारे पास में कलर्स होते हैं, खूब सारे कलर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ब्लू कलर पर टिक किया है, किस पर? ब्लू कलर पर टिक किया, और यहाँ पर होता है इंटेंसिटी लेवल। तो हम लोग जब इसको ऊपर करते हैं तो इंटेंसिटी लाइट हो जाती है और जब नीचे लाते हैं तो इंटेंसिटी डार्क हो जाती है, ठीक है। जब मैं पूरा टॉप पे ले जाऊंगा तो ये व्हाइट कलर हो जाएगा और जब मैं पूरा नीचे बॉटम ले आऊंगा तो ये ब्लैक कलर हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी कलर के लेवल को हम लोग जस्टिफाई करते हैं या फिर दिखाते हैं। तो ये काम इंटरनली कैसे किया जाता है ये हमें समझना है, ठीक है। तो होता ही है दोस्तों, हमारे पास में ये मान लीजिए कि ब्लू कलर की मान के चलते हैं ब्लू कलर की बाइनरी है, ठीक है। वैसे हमारे पास में 3 कलर होता है कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर के अंदर, आर, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो हमारा सिस्टम करता है क्या, इन तीनों के लिए 8 बिट का यूज करता है। तो मान लेता हूं कि मैं सिर्फ ब्लू की बात कर रहा हूं, तो ब्लू के लिए 8 बिट यहां दे रखी है ना। तो 1 2 4 8 16 32 64 128 ये दे रखी है। अब होता ही है कि आपने कर दिया रेड तो कर दिया 0, ग्रीन कर दिया 0, और इसकी जो वैल्यू हो सकती है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू वो हो सकती है 255। तो 255 तो ये आपका डार्क ब्लू है, ठीक है। और जब इसको हम लोग कर देते हैं ऐसे तो ये हमारे पास में दूसरा कलर आ जाता है। अब जैसे जैसे हमें ब्लू चाहिए तो हम लोग इस वैल्यू को बढ़ाते रहते हैं, 1 फिर 10 फिर 15 फिर 20, ठीक है, फिर 30 60, इस तरह से हम लोग उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग जब इसकी वैल्यू इंक्रीज करते रहते हैं 100 ना 200, तो हमारा ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ती रहती है। तो कैसे होता है ये काम, किस तरह से ये वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में ये ब्लू कलर का कोई है जिसमें इसकी वैल्यू भी आ रही है, ये मान के चलते हैं इसकी वैल्यू आ रही है 50, है ना, 50। तो 50 की बाइंडिंग कैसे बनती है दोस्तों, 32 और 16 ये हो गया 48 और ये हो गया 2, ये 50, ये 50 की बाइनरी है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ 10, ठीक है। तो 10 की कैसे बनेगा वैल्यू, 10 बनेगा 8 और 2 10, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए 20, अब मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ। तो इंक्रीज करने पे क्या होता है दोस्तों, हमें अगर इसको इंक्रीज करना है तो हम लोग उसकी बाइनरी को अगर शिफ्ट करते हैं तो ये इंक्रीज हो जाता है। तो ये मेरी बाइनरी है, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ एक एक। तो ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे और ये 0 बाहर आ जाएगा। और जो लास्ट में आपके पास स्पेस खाली हो गई है दोस्तों ये वाली, वहाँ हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो अभी किसकी बाइनरी है, अब ये बाइनरी हो गई है किसकी, 16 + 4 20 की। इस तरह से हम लोग जब ग्राफिक्स के प्रोग्राम आते हैं तो उस समय लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का यूज करते हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो ग्राफिकल जो प्रोग्राम होंगे, ग्राफिकल प्रोग्राम, वहां पर इनका यूज ज्यादा होता है, ठीक है। और एंड का और जो और होता है उसका भी यूज वहां पर ज्यादा लेते हैं हम लोग, ठीक है, ग्राफिकल प्रोग्राम में। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं। तो कई बार हमें ये जरूरत पड़ती है कि हम लोग बाइनरीज को शिफ्ट करें लेफ्ट में या राइट में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि काम करता कैसे, ये किस तरह से काम करता है। तो इसको हम लोग देखते हैं सिंटैक्स, पहले देख लेते हैं लिखते कैसे, ये थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि बिल्कुल नया है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं दोस्तों इस तरह से कि हमें जिसको शिफ्ट करना है, जिस नंबर को शिफ्ट करना है वो नंबर यहाँ होता है। फिर हमें जो शिफ्ट करना है, जैसे लेफ्ट शिफ्ट है तो लेफ्ट शिफ्ट मैंने कर दिया, और ये है यहाँ पर नंबर ऑफ शिफ्ट, नंबर ऑफ शिफ्ट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने ये लिखा 5 ये 2, इसका मतलब 5 की बाइनरी को आप लेफ्ट में 2 बार शिफ्ट करेंगे। ये टाइम से कितने टाइम्स हम लोग शिफ्ट करना चाहते हैं ये बात यहाँ पर वो हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि 5 की बाइनरी को लेफ्ट में शिफ्ट करना है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स करना है। तो हमें नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर पता चलता है, नंबर ऑफ शिफ्ट पता चलता है कि कितनी बार शिफ्ट करना है, 2 बार शिफ्ट करना है। तो ये तो इसका सिंटैक्स। चलिए अब इस पर देखते हैं कि इसमें क्या रूल लागू होता है, ठीक है। तो
तो मान लीजिए इसका मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ कि सिंपल सा क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव में किस तरह से आ सकता है या इंटरव्यू के अंदर कैंपस के अंदर किस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है और मैंने यहाँ लिख दिया 5। चलो मैं यहाँ 7 ले लेता हूँ ताकि आपको एक नई वैल्यू मिल जाए। 7 को शिफ्ट करें 3 बार। ठीक है, चलो 2 बार कर लेता हूँ ताकि बाद में करेंगे 3 बार। ठीक है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग कितनी बार भी शिफ्ट करें। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले 7 की बाइनरी को निकाला जाएगा। अब 7 की जो बाइनरी है, ठीक है, आप यहाँ पर 7 भी रख सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पर वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं, जैसे ए वेरिएबल है और बी है, और आप यहाँ पर लिख दे कि भैया मेरे पास में शॉर्ट जो ए है उसकी वैल्यू है 7 और जो शॉर्ट बी है उसकी वैल्यू है 2। तो यहाँ पर 7 और 2 ही माना जाएगा। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे इसका मतलब है कि ए की बाइनरी को शिफ्ट करना है बी टाइम्स। तो अब लोग शिफ्ट करके देखते हैं और देखते हैं इसका आंसर कैसा आता है और इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग। यूज कहाँ करते हैं, यूज करते हैं ग्राफिकल प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग यूज करते हैं, जो हमारे पास में इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के नाम पर। तो जो लोग ग्राफिकल प्रोग्रामिंग करते हैं उनको तो ये बिल्कुल अच्छे से पता होगी। जो लोग बिगिनर्स हैं और जो ग्राफिकल प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बिट वाइज ऑपरेटर बहुत ही काम के होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग शिफ्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले ए की बाइनरी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए जो है ये हमने बनाया है शॉर्ट। शॉर्ट मतलब होता है 2 बाइट का, बोले तो 16 बिट का। तो मैं यहाँ एक को बना लेता हूँ 16 बिट का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128 और ये हमारी 1 बाइट हो गई कंप्लीट। 1 बाइट बोले तो 8 बिट। अब अदर 8 बिट यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो ये होता है 256 512 1024 2048 4096 16 और इस तरह से हमारी ये होती है। मैंने सारी वैल्यू लिख दी सारी। ठीक है, ये हमारी सेकंड बाइट है। ठीक है, और यहां से हमारी थर्ड बाइट की शुरुआत है। ठीक है, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो 1 2 3 4 सॉरी थोड़ा पास पास बन गया, 1 के लिए 2 के लिए 4 के लिए 8 के लिए ये वाला 16 के लिए 32 के लिए 64 के लिए 27 के लिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास में जितनी बिट्स होती है यहाँ पर भी 8 बिट है। ठीक है, इस वाली बिट्स को मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग कहते हैं एमएसबी। क्या बोलते हैं? एमएसबी। सिर्फ एक नाम है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये सिर्फ एक नाम है दोस्तों, आप जानते हो हम लोग इस पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। ये हमारे पास में एलएसबी, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, ये सिर्फ कॉर्नर के नाम होते हैं। इस कॉर्नर का नाम है एलएसबी और इस कॉर्नर का नाम है एमएसबी। अब करेंगे क्या, हमारे पास लिखा हुआ है कि ए की बाइनरी, तो ए के पीछे 2 बाइट बनेगी कुछ ऐसी और ये हमारा ए जो कि इस पूरी मेमोरी को डिनोट कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग सबसे पहले तो ए की बाइनरी यहाँ पर लिख लेंगे। तो ए में क्या रखा हुआ है 7, तो 7 की बाइनरी क्या होती है 4 4 और 2 6 और 1 7। ये हमारी 7 की बाइनरी बन चुकी है। ठीक है, बाकी सब रिमेनिंग क्या रहेंगे 0 रहेंगे। ओके, ये तो काम हो गया। अब यहाँ पर हमें शिफ्ट करना है, कितने टाइम करना है बी टाइम्स। बी का मतलब है 2, इसको 2 बार शिफ्ट करेंगे हम लोग। जब पहली बार शिफ्ट करते हैं एक बार, तो मैं जब यहाँ पर पहला शिफ्ट करता हूँ उसको हटा दूँ, इसको हटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है अपने पास ना। तो फर्स्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्ट हमें टोटल 2 करने हैं। ये पहले शिफ्ट के बाद देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो फर्स्ट शिफ्ट के बाद में क्या होगा, ये जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा। तो मैं नीचे लिख देता हूँ कि ये जो 1 है वो यहाँ आ गया, ये वाला 1 यहाँ, ये वाला 1 यहाँ। इस तरह से सब आते जाएंगे दोस्तों, इस तरह से हमारे पास सब शिफ्ट हो जाएंगे। और ये जो लास्ट का 0 है ये चला जाएगा आउट ऑफ बाउंड्री, ये बाउंड्री से बाहर है हमारे, तो इसको तो हम लोग छोड़ देंगे, हमें से कोई मतलब नहीं। तो हमारी नई वाली बाउंड्री दोस्तों ये बनने वाली है। तो आप देखेंगे कि जब हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास में ये वाली पोजीशन खाली हो गई है, एलएसबी खाली हो गया है। तो लेफ्ट शिफ्ट का एक रूल होता है कि जब भी आपके पास में शिफ्टिंग करेंगे तो आपका एलएसबी खाली होगा और उस एलएसबी में हमेशा हम लोग क्या इंसर्ट करेंगे 0। क्या करेंगे दोस्तों 0 एंटर। ठीक है, तो फिल एलएसबी, ठीक है, विथ 0। एलएसबी में हम लोग क्या भर देंगे 0 भर देंगे, ये फिक्स रूल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर 0 फिल कर देता हूँ, ये हो गया हमारा 0 और ये हमें मिल गया फर्स्ट शिफ्ट के बाद में। अगर हमें तो उसका आंसर देखना चाहे तो देखिए दोस्तों, ये है 8 4 12 और 2 14। तो इसका मतलब ये किसकी बाइनरी है 14 की बाइनरी। ये किसकी थी 7 की थी। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने 7 की बाइनरी को एक बार शिफ्ट किया तो नंबर डबल हो गया 14 हो गया।
अब देखते हैं क्या ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहता है। तो हमें सेकंड शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ सेकंड शिफ्ट, इसका मतलब इस बाइनरी को, इसी बाइनरी को एक बार और शिफ्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये जो 0 है, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, बाकी सब क्या रहेंगे 0 0 रहने वाले हैं दोस्तों। अब हमारा LSP फिर खाली हो गया, फिर हमने क्या भर दिया 0 भर दिया। अब देखते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो ये आया 16 पर, 16 और 8, ठीक है, 24 और 4 28, तो ये बन गई 28। मतलब आप देख रहे हैं कि हर बार नंबर आपका एक शिफ्ट करने पर डबल हो रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 28, क्योंकि जो ये बाइनरी बनी है परसेंट डी इसी बाइनरी को रीड आउट करेगा और उससे वापस नंबर बनाएगा। कैसे बनाएगा, जहाँ जहाँ 1 है उसके ऊपर वाले नंबर को जोड़ लेगा। तो 16 और 8 24 और 4 28, तो इस तरह से हमारे पास में आंसर आ जाएगा 28। तो यहाँ पर जो पॉइंट ध्यान रखना होता है दोस्तों वो होता है कि जब लेफ्ट शिफ्ट किया जाता है उस समय हमारे पास में LSB खाली हो जाता है और वहाँ पर हमेशा हम लोग 0 फिल करेंगे। तो ये एक सिस्टम तो हो गया हमारे पास में किसका, ये हो गया शिफ्टिंग का, वो भी लेफ्ट शिफ्टिंग का। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट शिफ्ट करने पर वैल्यू बढ़ रही है। आप चाहें तो उसको डायरेक्टली कर सकते हैं, बट ये हमेशा सही नहीं रहेगा। मतलब ना, जैसे कि 7 है, 7 को आपने एक बार शिफ्ट किया तो ये 14 हो जाएगा, 14 को फिर आपने एक बार शिफ्ट किया तो ये 28 हो जाएगा। नंबर डबल होता रहता है शिफ्टिंग में, जैसे लेफ्ट शिफ्ट करेंगे नंबर डबल होता रहेगा। लेकिन ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्या होगा, ये जो वंस है ये शिफ्ट होते 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 कभी ना कभी तो बाहर निकल जाएंगे ना दोस्तों, कभी ना कभी बाहर निकल जाएंगे। जब ये पूरे बाहर निकल गए तो हम जब सारा इंसर्ट करेंगे 0 0, तो हमारे पास में लास्ट में क्या मिलेगा, सिर्फ 0 0 मिलने वाला है। और जब 0 मिलेगा तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम्स के बाद में लेफ्ट शिफ्ट आंसर आपको 0 देगा। तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भैया अपन अगर शॉर्ट ट्रिक अपना रहे हैं कि भैया अपन सीधा डायरेक्टली इस नंबर को डबल कर देते हैं, तो ये हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है। ये कभी कभी तो जब तक हमारा ये वंस है यहाँ से खसकते यहाँ तक आएंगे तब तो ठीक है, और जैसे इससे बाहर निकलना शुरू होंगे तो हमारी वैल्यू भी बदल जाएगी दोस्तों। तो अब हम लोग नहीं कह सकते कि हमारा आंसर हमेशा डबल होगा। लेकिन अगर आप इस वे से करते हैं, पूरा डिस्क्राइब करके करते हैं, तो आपको हमेशा सही आंसर मिलेगा। ये है शॉर्ट ट्रिक, जिससे कभी कभी आंसर सही नहीं भी मिलता है। तो ये तो हुई हमारे पास में लेफ्ट शिफ्ट को लेकर पूरी बात। सिमिलरली हमारे पास में राइट शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास में राइट शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। चलिए राइट शिफ्ट का भी देख लेते हैं। तो मैं इसको पूरा ना इरेज करके इतना इरेज करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास राइट शिफ्ट में क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक कर लेते हैं और इसको भी इरेज करते हैं। अब हम लोग लिख रहे हैं राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ठीक है दोस्तों। राइट शिफ्ट हमने लिखा और ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे दोस्तों राइट शिफ्ट का बाइनरी हो गई, ठीक है। चलिए अब वापस सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जहाँ लिखा हुआ है इसको हम लोग कहेंगे कि एक को राइट में शिफ्ट करना है B टाइम्स, मतलब एक की जो भी बाइनरी है उसको आप राइट में शिफ्ट करेंगे 2 बार, ठीक है। तब देखते हैं क्या आंसर हमारे पास में मिलता है। तो सबसे पहले वही तरीका यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक की जो बाइनरी है उसको लिख लेंगे। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। एक की बाइनरी है 7, तो 7 क्या होता है 4 2 1 7, बाकी सब रिमेनिंग क्या है 0, क्या है दोस्तों 0। और ये जो है ये आपका MSB कहलाएगा। सिर्फ एक नाम है, नॉमिनेशन है, आपको पता रहे कि मैं किस बिट की बात कर रहा हूँ। और इस वाली बिट को हम लोग क्या कहते हैं LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये 2 बिट है, 2 कॉर्नर्स है हमारे, ठीक है। चलिए अब इसको राइट में शिफ्ट करते हैं एक बार। तो राइट में शिफ्ट करने का मतलब है कि ये सारी बाइनरी इस तरफ चली जाएगी दोस्तों। आप समझ रहे हो, ये मेरा राइट हैंड है ना, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो कैसे होगी, ये जो 1 है दोस्तों ये हो जाएगा बाहर, और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो मतलब ये वाला 1 तो बाहर चला गया, ठीक है। इस तरह से सारे शिफ्ट होते जाएंगे एक एक कर। तो हर शिफ्ट में आपको एक बार शिफ्ट करना का मतलब है कि आप एक बार एक बाइनरी को शिफ्ट करेंगे पूरी, ठीक है। अब आपके पास में दोस्तों ये जो लास्ट में खाली हो गया, ये जो लास्ट में खाली हो गया, ये कौन खाली हुआ इस बार MSB, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि MSB में क्या फिल करें, MSB में क्या फिल करें। तो क्या जैसे LSB में जब हम लोग फिल करते हैं तो आंसर हमेशा हम लोग 0 फिल करते हैं। MSB में ऐसा नहीं होता है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों है, क्योंकि LSB जो खाली होता है लेफ्ट शिफ्ट में उस समय हमेशा हम लोग 0 भरते हैं। MSB के अंदर ऐसा नहीं होता, जब राइट शिफ्ट करते हैं तो MSB खाली होता है,
MSB के अंदर ऐसा नहीं होता, तो या तो कभी आता है MSB के अंदर 0 या कभी आता है 1। तो पहले आप समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों आता है। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि जो MSB होता है दोस्तों, ये वाला जो लास्ट में बिट होती है, ये काम करती है साइन बिट का। क्या काम करती है? साइन बिट का काम करती है, ठीक है। तो ये साइन को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या 0 भरूं या 1 भरूं? 0 का मतलब है कि वो नंबर पॉजिटिव है और 1 का मतलब नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये नंबर पॉजिटिव नंबर है, जिसको आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी बाइनरी आप शिफ्ट कर रहे हैं, अगर नंबर पॉजिटिव है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो उस केस में हम लोग इंसर्ट करेंगे 0। अगर यहाँ पर 7 की जगह -7 होता दोस्तों, माइनस का नंबर होता, तो हम लोग क्या इंसर्ट करते हैं? अगर नेगेटिव नंबर है तो हम लोग क्या इंसर्ट करेंगे? 1। क्या इंसर्ट करेंगे दोस्तों? 1 इंसर्ट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जबकि लेफ्ट शिफ्ट के अंदर हमेशा 0 एंटर होता है, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। इसमें ऐसा नहीं होता। ऐसा इस वजह से नहीं होता क्योंकि ये साइन बिट काम करता है और हम लोग साइन को चेंज नहीं होना देना चाहते। तो पहले जब देखेंगे 7 एक पॉजिटिव नंबर था, तो यहाँ पर क्या था? 0। तो इस बार भी हम लोग यहाँ पर क्या फिल करेंगे? 0 फिल करेंगे दोस्तों। क्या फिल करेंगे? 0, ताकि हमारा जो 7 था, जब इसकी फर्स्ट टाइम बाइनरी निकली थी, ये वाली थी, तो यहाँ पर 0 आया था क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव था, ठीक है। तो हमें ये मेंटेन रखना पड़ेगा कि ये नंबर अगेन पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, मतलब सॉरी 0 कर देंगे, तो हमारे पास में ये बाइनरी बन जाएगी। तो देखते हैं कि ये जो 7 की बाइनरी थी, इसको जब मैं एक बार राइट में शिफ्ट करता हूँ तो क्या होने वाला है। तो इस बाइनरी को देख लेते हैं। ये हो गया 2 और ये हो गया 1, 2 और 1 3। तो आपका नंबर क्या हो गया? हाफ हो गया। क्या हो गया? हाफ। अब आप कहेंगे सर मेरा नंबर तो 7 को जब हाफ करूंगा तो आएगा 3.5। दोस्तों ये इंटीजर है। ये क्या है? इंटीजर। तो 7 का जो हाफ होता है वो होता है 3.5 एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पर 0.5 को हम लोग नहीं पकड़ सकते, 0.5 को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? 3। तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें इंटीजर में। आप ये समझ लीजिए हम ऐसा कर रहे हैं जैसे हम लोग पहले भी पढ़ा है, 7 डिवाइड बाई 2। आप जानते हो कि ये इंटीजर, तो आंसर भी क्या आ रहा है? एक इंटीजर मारा है 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक 3 मिलने वाला है। तो इसका एग्जैक्टली आंसर हमें नहीं मिलता, इसका हाफ जो होता है उसकी मैं जो भी पॉइंट वाली वैल्यू उसको हटा दें। तो आप भी समझिएगा, ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि 7 है सर, 7 का हाफ होता है 3.5, 3.5 में 0.5 हम लोग हटा देंगे, पीछे बच गया 3, ये इसका आएगा आंसर। चलिए, अभी तक हमने बी टाइम्स करना, तो अभी तो हमने एक बार शिफ्ट किया, बी बोल रहा है कि 2 बार टाइम शिफ्ट करो, है ना, क्योंकि बी का मतलब 2 है। तो एक बार और शिफ्ट करते हैं। तो जब एक बार और शिफ्ट करूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा बाहर और ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, बाकी सब क्या आएंगे? 0। और दोस्तों जो लास्ट में हमारी MSB खाली हुई, वहां पर हमें क्या इंसर्ट करना है? 0। क्यों करना है? क्योंकि हमारा नंबर क्या है? पॉजिटिव। तो इस केस में हमें 0 इंसर्ट करना है। अब हमारे पास ये बाइनरी है कि सब के सब 0 और ये 1 है। ये बाइनरी किसकी? ये बाइनरी 1 की है, ठीक है। तो ये 1 की बाइनरी होगी। अगर आप ऐसा भी देखना चाहें कि 7 का हाफ होता है 3.5, 3.5 में से 0.5 को हटा दे, 3 बच गया। अब 3 का हाफ क्या होता है? 1.5। तो 0.5 हटा दें और पीछे क्या बचेगा? 1। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं 1 से। अब 1 का अगर इसको एक बार और शिफ्ट कर देता तो ये 1 यहाँ बाहर निकल जाता, अब पीछे सबके सब 0 बचता, तो इसका आंसर अब हमेशा 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो मान लेता हूँ इसकी वैल्यू 3 है। कितनी? तो मैं आपको एक बार और शिफ्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों। एक बार और शिफ्ट करते हैं, ये तो सेकंड शिफ्ट हुआ। अब इसको और शिफ्ट करते हैं, तो ये जो लास्ट में जो 1 बच गया हमारे पास में, ये बाहर निकल जाता और ये 0 यहाँ आ जाता। अब ये कुछ ऐसे हो जाता, क्वेश्चन सब 0 है और आपकी MSB खाली हुई, इसमें हमने 0 भर दिया। तो अब आपको जो बाइनरी मिलेगी इसमें सारे के सारे 0 है। तो अब इसको अगर एक बार और शिफ्ट किया होता आपने, तो आंसर आपको क्या मिलने वाला था? 0 मिलने वाला था, क्योंकि ये 0 की बाइनरी, सारे के सारे 0 जो होते हैं वो 0 की बाइनरी है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर 1 का हाफ होता है 0.5, 0.5, तो 0.5 को हटा देंगे, पीछे बचेगा 0, तो ये 0। अब इसको और शिफ्ट करते हैं तो इसका तो 0 का हाफ अगेन वापस हो जाता 0, फिर 0 का हाफ 0 ही आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इसको कितनी बार भी राइट में शिफ्ट करें, आंसर आपका 0 ही आने वाला है। तो ये था दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट, किसका था? ये था हमारा कॉन्सेप्ट राइट शिफ्ट का। चलिए मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसके अंदर यहाँ पर नेगेटिव आ जाए, ठीक है। उस केस में क्या करेंगे? तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हम लोग देखें कि अगर नेगेटिव नंबर है उस केस में MSB में किस तरह से फिल किया जाता है और हमारे आंसर पर क्या फर्क पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव नंबर की बाइनरी किस तरह से निकाली जाती है, और ये हम लोग कर चुके हैं पहले भी। ये हमने लिटरल वाले सेक्शन में किया था कि नेगेटिव नंबर है तो उसकी बाइनरी किस तरह से निकाली जाएगी। तो अगर आप जानते हैं तो मैं अगर यहाँ पर करता हूँ, इस तरह से करते हैं, एक की वैल्यू मैंने ले ली -1 और बी की वैल्यू ले लिए 2। तो -1 की बाइनरी दोस्तों ये होती है, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको बता दिया है
-1 की बाइनरी ये होती है जिसमें सारे 1 होते हैं। ये होती है -1 की बाइनरी, जब सारे के सारे 1 होते हैं तो ये -1 की बाइनरी है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया कि -1 की बाइनरी को कैसे निकाला जाता है लिटरल वाले सेक्शन के अंदर। चलिए, तो ये हम लोग मान के चलते हैं, आपको पता है कि -1 की बाइनरी इस तरह से निकलती है। अब इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं, तो -1 की बाइनरी को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं 2 बार। तो इसको मैं एक बार शिफ्ट करूंगा तो ये दोस्तों ये तो बार हो गया। अब ये सारे 1 आगे शिफ्ट होते होते आगे आ जाएंगे, ठीक है। और आपका क्या खाली हो जाएगा दोस्तों, एमएस भी खाली हो गया, ये आपका एमएस भी खाली हो गया, ठीक है। ये वाला यहाँ आ गया, अब ये खाली हो गया। अब इसमें क्या भरेंगे, इसमें हम लोग भरेंगे 1। क्यों भरेंगे, क्योंकि हमारा नंबर कैसा था, नेगेटिव था दोस्तों, इसलिए यहाँ पर 1 भरा जाएगा। अब मैं वापस चेक करता हूँ कि इसकी बाइनरी कितनी है ना, इसकी बाइनरी कितनी, तो आप कहेंगे सर अगेन सेम बाइनरी बन रही है, तो -1 की बाइनरी है। इसका मतलब है -1 को अगर आप लोग शिफ्ट भी कर देंगे तो भी आंसर -1 ही आएगा। इसको मैं एक बार और शिफ्ट करता हूँ, यहाँ से ये 1 बाहर चला जाएगा, ये 1 यहाँ नीचे आ जाएगा, आप समझ रहे हैं, इस तरह से। तो ये सारे के 1 यहाँ शिफ्ट होते जाएंगे राइट की तरफ, और हमारे पास में जो एमएस भी वो खाली हो जाएगा। इसमें हम लोग फिर 1 भरेंगे। क्यों भरेंगे, क्योंकि नंबर हमारा नेगेटिव है, ये हमने 1 भरा। फिर चेक करेंगे ये बाइनरी किसकी है, ये बाइनरी फिर -1 की है। इसका मतलब -1 को आप कितनी बार भी शिफ्ट करें दोस्तों, वो ही आंसर मिलने वाला है। तो जनरली एक ट्रिक बताई जाती है कि जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो नंबर डबल हो जाएगा, जब राइट में शिफ्ट करेंगे तो नंबर हाफ हो जाएगा। और आपको पता है ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना हम लोगों को। अगर आपको पूरा एक्यूरेट आंसर चाहिए जो कभी भी गलत ना हो, तो आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको कहीं भी गड़बड़ी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपने वो ट्रिक अपनाई है कि भैया नंबर डबल हो रहा है, लेफ्ट में जाने पर, राइट में शिफ्ट करने पर नंबर हाफ हो रहा है, तो वो हमेशा सही नहीं है। आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से देख सकते हो। तो यहाँ हमने पढ़ा कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कैसे वर्क करते हैं, और उनका यूज़ हम लोग ग्राफिकल प्रोग्रामिंग में करते हैं। जब आप लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे दोस्तों, तब आप उसमें देखेंगे कि मैं किस तरह से बिट वाइज ऑपरेटर लगाकर अपने ऑपरेशन परफॉर्म करवाता हूँ लो लेवल वाले। तो अभी तक हमने दोस्तों 5 हमने कर चुके हैं। लेफ्ट शिफ्ट हमने कर लिया है, राइट शिफ्ट हमने कर लिया है, एंड हमने कर लिया है, एक्सऑर कर लिया और कर लिया। अब बस हमारे पास एक और बचा हुआ है, वो है यूनिरी का कॉम्प्लीमेंट, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। वो भी बहुत ईजी है। अब हमारे पास में जो लास्ट बचा हुआ है 6 नंबर वाला, वो है कॉम्प्लीमेंट। इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास में यूनिरी होता है, इसका मतलब इसको काम करने के लिए एक ही वेरिएबल या एक ही वैल्यू चाहिए। अब देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन क्या बनते हैं। ये भी बहुत काम के होते हैं दोस्तों। ये बिटवाइज ऑपरेटर में जहाँ भी आपको बाइनरी को रिवर्स करना है, ठीक है, जहाँ 0 को 1 चाहिए, 1 का 0 चाहिए, वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, और कॉम्पिटिशन में लेवल में कैसे क्वेश्चन आते हैं तो आप देख लीजिए, ठीक है। और मैंने लिख दिया ये वाला, ठीक है, %d। और यहाँ मैं एक नंबर ले लेता हूँ जिसमें मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास में -1 है, और इसका मैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। और इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आंसर हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए दोस्तों, -1 की बाइनरी क्या होती है, -1 की बाइनरी होती है सारे 1s। ये हमारे पास में -1 की बाइनरी 16 1s है टोटल, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका मतलब होता है कि आपको जहाँ जहाँ 1 है उसको 0 कर दो, जहाँ जहाँ 0 उसको 1 कर दो। तो हमें सारे 1 मिल रहे हैं, इस 1 का उल्टा 0 हो जाएगा। इसका मतलब सबका आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0 0। क्या आंसर आएगा, सबका 0 0 आएगा। इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ -1 हमेशा क्या होंगे, 0 होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्तों, 0 होने वाला है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भैया अपने पास में जो भी बाइनरी दे रखी है उस बाइनरी को हम लोग लिख लेंगे, और अगर उस बाइनरी में 0 है तो उसको 1 कर देंगे, और 1 है तो उसको 0 कर देंगे। तो मेरे पास तो कोई 0 था ही नहीं, सबके सब 1 थे, तो मैंने क्या कर दिया, उनको रिवर्स कर दिया, 1 का सबका 0 बना दिया। और जब फाइनली हमारे पास में क्या आया, ये आया, ये है हमारे पास में फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब मैं पूछता हूँ ये बाइनरी किसकी, तो आप कहेंगे सर ये तो बाइनरी जो 0 की होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये है दोस्तों हमारे पास में बिटवाइज ऑपरेशंस और उनके ऑपरेटर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने पूरे के पूरा मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये भी समझाता हुआ चलूँ कि बिटवाइज ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, और उन ऑपरेशन में जो हमारे पास में ऑपरेटर बनाए गए हैं उसके रेस्पेक्ट में वो ऑपरेटर किस किस एप्लीकेशन में काम आते हैं, और उस पर कॉम्पिटिशन में कैसे लेवल पर क्वेश्चन आ सकते हैं, और उस पर किस तरह से हम लोग काम करते हैं।
तो ये तीनों चारों टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कर लिए। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है दोस्तों, कहीं भी किसी दिक्कत आती है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप कॉपी में इसको ट्राई कीजिएगा। एक बार हाथ से ट्राई करेंगे तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपका दिमाग से कभी नहीं जाने वाला है। और आप चाहे कितने भी बड़े कैंपस प्लेसमेंट क्यों ना हो, इसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बीट वाइज के ऊपर 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एमसीक्यूज के अंदर, जहां आपसे सिंपल एक आंसर पूछा जाता है और आप उसको किसी भी ट्रिक से सॉल्व नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब कैंपस क्वेश्चन देती है तो आप समझ के चलिएगा, क्योंकि उनको अच्छा खासा पैकेज देना है, तो क्वेश्चन का एक लेवल होता है। वो लेवल ये होता है कि आपको ऑपरेशन आता है कि नहीं आता। ट्रिक से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमेशा आंसर सही आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोसीजर से सॉल्व कर रहे हैं उस चीज़ को, तो आंसर हमेशा परफेक्ट मिलने वाला है। तो इस तरह से हम दोस्तों अभी बिटवाइज ऑपरेटर पूरा खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे एक असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।